अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। क्या जीटीआरई ने ऑलरेडी एमका इंजन पर काम शुरू कर दिया है? क्या भारत ने अभी बिना फॉरेन ओईएम के अनाउंसमेंट के बिना काम शुरू कर दिया है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात खुद जीटीआरई की तरफ से कही गई है। जी हाँ, आपको सुन के ताज्जुब जरूर होगा, लेकिन ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है जेट इंजन का। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, स्पष्ट है कि गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए इंजन विकसित करना है और हाल ही में डॉक्टर एसवी रामामूर्ति सर, जो कि डायरेक्टर हैं गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दो बड़ी बातें कंफर्म करी हैं। पहली बात उन्होंने कंफर्म करी है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है उसका मैक्सिमम थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन नहीं बल्कि 120 किलो न्यूटन होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर के एक स्पष्ट टिप्पणी करी थी, लेकिन एक इवेंट के दौरान साइडलाइन में जब उनसे मीडिया ने बात करी तो उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। डॉक्टर एसवी रामामूर्ति सर, जो कि डायरेक्टर है गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इंडिया ऑलरेडी जो ज्वाइंट डिजाइन और को डेवलपमेंट है इंजन का, उसको शुरू कर चुका है और ये इंजन बेसिकली इंटरनेशनल इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन में विकसित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को लगता है कि ये इंजन पूरी तरीके से फॉरेन कोलैबोरेशन में बनाया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट ने बीते वर्षों में अच्छी खासी एक्सपर्टीज और नॉलेज को गेन किया है। हाँ, कुछ क्रिटिकल एरियाज ऐसे हैं जहां पर गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां पर हमें फॉरेन ओईएम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम की शुरुआत में हमें उनका सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऑलरेडी जो सिग्निफिकेंट ग्राउंड वर्क है इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो शुरू हो चुका है और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो डोमेस्टिकली विकसित की जा रही हैं और इनका सकारात्मक परिणाम आपको निकट भविष्य में देखने को अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे लिए इंटरनेशनल इंजन हाउस का सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि कुछ क्रिटिकल एरियाज हैं जहां पर हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन रामामूर्ति सर ने यह भी कहा कि हमने काम को ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है और हम प्रपोल्शन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अपने साइड से हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को शुरू किया है और इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट और अकेडमीज हमारा सहयोग कर रही हैं और हमने उनके साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म किया है और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के तरफ से भी जो सपोर्ट है वो जीटीआरई को इस समय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने अपने एंड से एफर्ट को शुरू किया है, लेकिन अभी भारत सरकार के तरफ से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि फॉरेन होने वाले हैं, इनको अनाउंस किया जाएगा और जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगी तो गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट आगे का कार्य उनके साथ मिलकर करने वाली है। ये स्टेटमेंट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के उस उद्देश्य की पूर्ति करती नजर आ रही है जहां पर भारत को कम से कम समय में एक एडवांस 120 किलोन्यूटन का इंजन चाहिए जो कि भारतीय वायुसेना के एमका मार्क 2 को पावर करेगा। और ये बात हम शुरू से बोलते आए हैं कि एमका मार्क 1 की चिंता हमें नहीं है, वो तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ आएगा, उसका आना तय है। लेकिन एमका मार्क 2 की टाइमलाइन पूरी तरीके से जेट इंजन पर निर्भर करती है कि हम कब तक जेट इंजन को बना लेते हैं, क्योंकि वही टाइमलाइन आने वाले भविष्य में एमका मार्क 2 की टाइमलाइन को निर्धारित करेगी। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट इस समय एरो इंजन के क्षेत्र में 3-4 बड़े प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है, जहां पर यूएवी इंजन के साथ साथ जो फाइटर जेट इंजन है वो शामिल है और इंडिया ने ऑलरेडी कई ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से बातचीत करी है और अब अपने अंतिम चरण में बातचीत के भारत पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही हैं कि रोल्स रॉयस और सैफरॉन दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब इनमें से जिसके ऑफर सबसे अट्रैक्टिव होंगे, जो भारत को अट्रैक्ट कर पाएगा, उसके साथ इंजन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस समय हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर ही आगे का कार्य शुरू होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि सैफरॉन और रोल्स रॉयस के बीच में तगड़ा कंपटीशन है और इस समय जो रोल्स रॉयस है वो लीड करती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ये इंगित कर रही थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर सैफरॉन बहुत कंफर्टेबल नहीं है, तो वहीं रोल्स रॉयस पूरी तरीके से इसको लेकर कंफर्टेबल है और उन्होंने भारत को आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, हम दे रहे हैं, हम 100% टीओटी भी दे रहे हैं। इवन उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो फ्लाइंग टेस्ट बेड है इंडियन टेस्टिंग के लिए वो हमारी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि जब तक इंजन बनके तैयार होगा, भारत के पास खुद का फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट आ सकता है
लेकिन सवाल उठता है कैसे, क्योंकि फ्लाइंग टेस्ट बेड के बिना आप सब जानते हैं इंजन डेवलपमेंट का सपना महज एक सपना बन के रह जाएगा। क्योंकि हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम फैसिलिटीज़ को भी साथ ही साथ विकसित करें। फॉर एग्जाम्पल, हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट। जीटीआरई के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ महीने पहले ही कहा था कि इस समय जीटीआरई की प्राथमिकता में दो चीज़ें हैं। पहली है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी, जिसके लिए उन्हें तकरीबन 1,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए की डिमांड थी। इसके अलावा एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट। अब फ्लाइंग टेस्ट बेड को लेकर के काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है, और हमने आपको पहले भी बताया था कि आने वाले 6 मई को जो एयर इंडिया है वो अपने एक बोइंग 747 का ऑक्शन करने वाली है, नीलामी करने वाली है। इसके पहले 2024 में भी एयर इंडिया की तरफ से 4 बोइंग F747 जो है इनको जो है बेचा गया था। उस समय जीटीआरई इस डील को ग्रैब नहीं कर पाई थी, लेकिन आज जीटीआरई के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये बोइंग 747 जो कि क्वाड जेट इंजन है इनको ग्रैब कर सकती है। और आप सबको पता है कि जब बात इंजन टेस्ट बेड की आती है तो बोइंग 747 से ज़्यादा आदर्श ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं हो सकता। क्योंकि चाहे आप जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें, चाहे आप रोल्स रॉयस की बात करें, वो ऑलरेडी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि एयर इंडिया जो बोइंग 747 ऑक्शन कर रही है वो तकरीबन 31 वर्ष पुराना है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर कमर्शियल यूज़ में भी उसको लिया गया तो उसमें अभी तकरीबन 10 से 15 वर्ष का जो जीवन है वो बाकी है, या सर्विस लाइफ बाकी है। लेकिन आप उसको अगर एज अ लेबोरेटरी इस्तेमाल करते हैं, लिमिटेड यूज़ करते हैं, तो फिर वो तकरीबन 20 से 25 साल अभी सर्विस में और रह सकता है, खाली इंजन टेस्टिंग के पर्पज से। तो जीटीआरई के पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी बड़ी है। देखना यह है कि जीटीआरई इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करती है। अगर बोइंग 747 जीटीआरई की तरफ से नहीं लिया गया, तब सवाल उठता है कि ऑप्शन क्या बचेगा। देखिए, ऑप्शन के तौर पर हमारे पास पुराने IL-76 है जो कि सर्विसबिलिटी इश्यूज से जूझ रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल है कि IL-76 के चांसेस होंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत रशिया में IL-76 से ही कावेरी इंजन को टेस्ट कर रहा है। उसके बाद ऑप्शन बचता है पुराने MiG-29 का। अब MiG-29 क्योंकि पहले भी सजेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। इसके बाद सुखोई 30 MKI में जो बड़ी इंजन बे है, ये एक इशू बन सकती है। तो अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए जैसे तेजस को यूज़ किया जा रहा है, वैसे AMCA इंजन के लिए भी किया जा सकता है। तो देखिए, आप भी इस बात से एग्री करेंगे और हम भी इस बात से सहमत हैं कि सिंगल इंजन फाइटर इंजन टेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं, बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते हैं। और ये बात भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी कहते नजर आए हैं। उनका मानना है कि जब आप इंजन टेस्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत सारे रिस्क के साथ उड़ान भरते हैं। इन केस अगर वहाँ पर कोई भी कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ, कोई भी इंजन में इशू आया या इंजन बंद हो गया, तो फिर सिंगल इंजन फाइटर को सिर्फ क्रैश ही होना है, उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसलिए कम से कम ट्विन इंजन फाइटर एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड वहाँ पर होने चाहिए। तो देखते हैं इस पर भारत सरकार का क्या निर्णय आता है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।